हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, सियासी मैदान मुकम्मल तैयार हो गया है। और होगा या पार, इसका फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा। सियासत के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो आज की एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो ये कि 5 साल के बाद वो केस जिसने मुल्क में एक कानूनी नई बहस को छेड़ दिया था, दियत और क़िसास के हवाले से शाहरुख जतोई का कत्ल केस, शाहजेब का कत्ल हुआ था 2012 में, 5 साल पहले। और इस साल बल्कि 1 महीने पहले अचानक एक तब्दीली आई और वो ये कि सिंध हाई कोर्ट ने इस कत्ल केस में से दहशतगर्दी की दफात अचानक खत्म कर दी। शाहरुख जतोई और उसके दोस्त सिराज अली तालपुर, जिन्हें शाहजेब के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत हो चुकी थी और 2 दीगर मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा हुई थी, अचानक सिंध हाई कोर्ट ने उनके केस में से दहशतगर्दी की दफा खत्म कर दी, जिसके बाद ये बात यकीनी हो गई थी कि अब इनकी सजाए मौत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सजाए मौत दहशतगर्दी की दफात के तहत ही हुई थी। आज शाहजेब के वालिद साहब ने सुलहनामा जमा करवा दिया सेशन कोर्ट में, जिसके बाद शाहरुख जतोई की रिहाई हो गई और दीगर मुल्जिमान की भी रिहाई हो गई। अपनी नौयत का ये एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें ताकत का इस्तेमाल किया गया, असर रसूख का इस्तेमाल किया गया और अदालती निज़ाम पर, अदालती कवानीन पर लकूना निकालते हुए, असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए एक ताकतवर मुल्जिम जो है वो आज सलाखों से बाहर है। इस केस के हवाले से पाकिस्तान भर में काफी बहस हुई कानूनी निकात पर, और आज फिर एक नई बहस ने जन्म ले लिया है कि क्या पाकिस्तान में दियत और क़िसास के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। यही सवाल उठाएंगे और खासतौर पर यह कि जो ताकतवर है, जो बाअसर है, जो जमींदार है, जो सरमायादार हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी दौलतों के अंबार के मालिक हैं, वो कोई भी दौलत अपने इस्तेमाल करके किसी भी वक्त कानून को खरीद सकते हैं, किसी भी वक्त मुल्जिमान को अपने हक में, किसी भी वक्त जो मकतूल हैं उनके खानदानों को अपने हक में मोड़ सकते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और खासतौर पे ये कनेक्शन एक डेवलप होता है कि तारुल कादिर साहब जो कि तहरीके क़िसास चलाने का इरादा रखते हैं, वो इस सारे मामले पे क्या कहते हैं, दियत और क़िसास का कानून किस तरह से पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल किया जाता है, इन सब मामलात पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के मरकजी रहनुमा सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं नदीम अफजल चंद साहब। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पंजाब के मरकजी रहनुमा एजाज चौधरी साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मुमताज रहनुमा रमेश कुमार साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। नूरुल्लाह साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि तारुल कादिर साहब जो हैं तहरीके क़िसास चलाने का इरादा रखते हैं, 31 दिसंबर के हवाले से डेडलाइन है, आइंदा का आप लोग लाए अमल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये शाहजेब कत्ल केस की मिसाल हमारे साथ है जहां पर दियत के कानून, क़िसास के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कोई मुल्जिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो इस कानून का गलत इस्तेमाल करके कानून के शिकंजे से आसानी से छूट जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गरीदा फरूकी साहब, आपने बड़ा एक अहम इशू को आज एड्रेस आप कर रही हैं। जब किसी मुल्क के अंदर अदारे कमज़ोर हो जाते हैं और मजलूमों को इंसाफ मिलने की जब कोई सूरत बाकी नहीं रहती और ताकतवर तबका जो है वो अपनी दौलत के ज़रिए और अपनी गुंडागर्दी के ज़रिए खौफ व हिरास फैलाकर अपनी मर्जी के जब फैसले ले लेते हैं, तो फिर उस वक्त ये जो रास्ते हैं लाकानूनीयत के ये जन्म लेते हैं। यहाँ पर किसास और दियत का जो कानून है वो गलत इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर सरे से गरीब के लिए कोई इंसाफ है ही नहीं। हमारे सामने वो जो कांजू खानदान के एक बासर लड़के ने यहाँ पर लाहौर में एक शाहजेब नामी लड़के को मर्डर कर दिया था और उसके बाद उसकी जो माँ थी
वो जुमले जो हैं आप जरूर उनको सामने लाएं। उसने अदालत में कहा था कि मैं कमजोर हूं और मेरी बेटियां भी हैं, मैं इन ताकतवर लोगों के साथ का मुकाबला नहीं कर सकती। और वो मां अब इतनी बेबस मां थी कि वो अपने बेटे का जो किसास है वो नहीं ले सकी थी, और रियासत इतनी कमजोर निकली और अदारे इतने जो हैं वो मुल्जमान से मिले हुए निकले कि मां को अपने बेटे के इंतकाम के हवाले से और एक कानूनी किसास के हवाले से पीछे हटना पड़ा। तो हमें इसके पस मंजर में जाना पड़ेगा कि हमने 70 साल में अदारों की जगह पर शख्सियात को मजबूत किया है, अदारों को कम है, कानून की बालादस्ती के नाम पर एक खानदान की बालादस्ती के कल्चर को हमने मुतारिफ कराया है। तो जब तक हम वापस नहीं आएंगे अदारों की मजबूती और टू डेमोक्रेसी की तरफ और आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ जब तक हम नहीं आएंगे, तो इसी तरह कौन सा ऐसा कानून है जिसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? अगर 302 का जो कानून है, क्या उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा? इसी तरह जितने भी हम कवानीन ले लें, एक एक का जिक्र करेंगे, टाइम निकल जाएगा। तो जब तक हम अदारों को मजबूत नहीं करेंगे, कानून की हुक्मरानी का जो एक हकीकी और ट्रू तस्वर है, जब तक वो सामने नहीं लाएंगे तो किसी को इंसाफ भी नहीं मिलेगा और कवानीन का गलत इस्तेमाल होता रहेगा। हम इसके साथ अपने इस वाक़े को जोड़ते हैं। किसान मॉडल टाउन का आप केस देख लें, 3.5 साल हो गए हैं। मजलूमों का इंसाफ हासिल करना भी बुनियादी हक है। क्या हुकूमत वक्त की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि उसने इंसाफ मुहैया भी करना है? क्या प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या रियासती अदारों की जिम्मेदारी नहीं थी? इंसाफ के अदारों की जिम्मेदारी नहीं थी? जब ये 3.5 साल के बाद भी इंसाफ का अमल वहीं पे रुका रहेगा जहां से ये शुरू हुआ था, तो फिर क्या किया जाए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान जो है, गरीब कारकुनान, की पहली मिसाल है जिन्होंने वक्त के ताकतवर लोगों का मुकाबला किया है, उनकी करोड़ों रुपए की दौलत को भी ठोकर मारी है। तो हम ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के गयूर और नडर कारकुन जो हैं, ये एक नई मिसाल उन्होंने सेट की है कि कुछ तबके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं देख सकते। हमारे कारकुनों के डिस्कशन में शामिल करना है। नदीम अफजल चंद साहब, चूंकि ये वाकया सिंध में हुआ है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और अफसोसनाक पहलू यह भी रहा कि शाहरुख जतोई की तरफ से फारूक नाइक इस केस में उनके वकील भी रहे। अब ये, और जाहिर है इस खानदान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला शख्सियात, सिंध की आला शख्सियात, उनके साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो क्या ये शर्मिंदगी का बाइस नहीं है इस सोसाइटी के लिए, हमारे निजाम के लिए, हमारे कानून के प्रोसेस के लिए, कि कोई भी ताकतवर हो वो किसी भी तरह से किसी भी कानून को किसी भी शक्ल में मोम की नाक की तरह मोड़ लेता है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है? क्या कहेंगे नदीम अफजल चंद साहब? नदीम अफजल चंद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, नदीम अफजल चंद साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। एजाज चौधरी साहब, यही सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी, बहुत शुक्रिया गरीदा। पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ शाहरुख जतोई नहीं है और ना ही जिस तरह सिद्दीकी साहब ने फरमाया कांजू हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के बेशुमार और भी मिसालें मौजूद हैं, जिनमें से यानी ये दो तो आपके सामने हैं। एक तीसरी मिसाल साबिक वज़ीर आज़म के बेटे हैं अली मूसा गिलानी। वो भी गुज़श्ता साल उन्होंने, उनके गार्ड ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया था और उसका भी कुछ नहीं बना, वो भी इसी तरह हो गया। और इससे बढ़कर जो असल में चीज़ आपको कहता हूँ वो है रेमंड डेविस। पाकिस्तान में कसास और दियत के कानून को जिस तरह फ्लाउट किया गया, जिस तरह उसको बर्बाद किया गया और जिस तरह उसका नाजायज यानी फायदा उठाया गया कि दुनिया भर में कुरान पाक के इस कानून को यानी रुस्वा किया गया। मैं बताता हूं, आप कुरान पाक हमें ये बताते हैं, तालीम देते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कसास में जिंदगी है, यानी ये कानून जो है इलाही कानून है कसास का और दियत भी, लेकिन उसको पाकिस्तान के अंदर मिसयूज किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि यहां कोई निज़ामी रियासती अदारा ऐसा नहीं है कि जो लोगों को इंसाफ मुहैया कर सके। यानी प्रोसिक्यूशन को अगर आप देख लें तो वो इस कदर केस को यानी ताकतवर के हक में तब्दील करते हैं, मुकदमात को उन लोगों के हक में तब्दील करते हैं जिनके पास दौलत है, पैसा है, इख्तियार है। और आप देखें, मुझे याद है कि जो दो मकतूल थे रेमंड डेविस के दिन दिहाड़े जिनको कत्ल किया, उनमें से एक की बीवी उसने खुदकुशी कर ली थी, ये कह के कि मुझे मालूम है कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। चुनाचे मैं समझता हूं
कि ये बहुत ही यानी काबिल गौर बात है। और अगर आप इसको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं मॉडल टाउन के अंदर जो मैसेकर हुआ और जो कत्लेआम वहाँ पे हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह यानी डॉक्टर तारुल कादरी और पैट जो है इस केस को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर पूरी जुर्रत के साथ, कुव्वत के साथ पूरी सोसाइटी इसका साथ दे, इसको सियासी मसला ना बनाया जाए, ये किसी की फतह और शिकस्त का मसला ना हो, ये बेगुनाह लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, रियासत की जिम्मेदारी है, सर ये जरा मुझे जिम्मेदारी है उनके कातिलों को तलाश करना। पार्टी तहरीके कसास में तारुल कादरी साहब के साथ खड़ी हुई है, तहरीके कसास जो है वो चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सवाल करने थे जरा नदीम अफजल चंद साहब से। नदीम अफजल चंद साहब, एक तरफ आप लोग तहरीके कसास में तारुल कादरी साहब के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ ये शाहजेब कत्ल केस जहां पे शाहरुख जतोई, इसका ताल्लुक सिंध की आला सियासी शख्सियात के साथ जोड़ा जा रहा है, और फिर शाहरुख जतोई के जो वकील फारूक नाइक साहब खुद भी रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत बड़ा तजाद है? एक तरफ शाहजेब कत्ल केस जहां पे दियत और किसास के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है, ताकतवर अनासिर जो हैं वो कानून को लकूने ढूंढते हैं, मोम की नाक की तरह अपनी हक में मोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ वही पीपल्स पार्टी फरमा रहे थे ये अलग बनाए हुए कवानीन में से हैं, इसके ऊपर तो मैं कमेंट्स भी नहीं कर सकता। अगर कुछ गलत हुआ है तो ड्यू प्रोसेस इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वारसान ने माफ नहीं किया, तो उनके वारसान की मर्जी के बगैर हुआ है सिंध में या किसी सूबे में भी हो तो वो गलत है, उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ तक बात है मॉडल टाउन वाकया की, देखिए मॉडल टाउन का वाकया एक पॉलिटिकल गेम के तौर पे शुरुआत हुई, कोई बैरियर हटाने का काम या कोई इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन तो नहीं था ना, ये तो एक सियासी काम था। सियासत में जब एक तकब्बर के हाथों आगे से चंद लोग खड़े हुए तो फिर तकब्बर जो वो ताकतवर हो गया और उन्होंने कहा रोन डालो, और रोन दिए गए लोग दिन दिहाड़े कैपिटल में सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर, और फिर आप कहें कि उसके अंदर कोई SHO चलान हो जाए या कोई SP हो जाए या कोई पुलिस वाले हो जाए और पीछे जिसने सारा कुछ करवाया है वो बच जाए, तो ये मैं समझता हूँ ये अदल नहीं होगा, ये नाइंसाफी होगी। फिर ट्रायल होना चाहिए, अदल होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हम भुट्टो शहीद की हमने देखा है कि जब अदल नहीं होता मुआशरे में फिर सदियां मुल्क पीछे चले जाते हैं, सिस्टम पीछे चले जाते हैं। अब नून लीग बेशक हमारी मुखालफ है, लेकिन हम कहते हैं अदल होना चाहिए। खुद मियां शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि अगर कोई कमीशन कोई इदारा मेरे खिलाफ रिपोर्ट देगा तो मैं 1 मिनट वज़ीर आला नहीं रहूंगा। यहाँ बात है इखलाकियात की, इखलाकियात की है, जो वारसान है वो डिमांड कर रहे हैं, या अगर नजफी रिपोर्ट में आया है कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है, जब तक वो हाथ क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक मियां साहब को अपने साहब जहां पर पंजाब गवर्नमेंट पे तनकीद करने की बात आई वहां पे आप बहुत खुल के तनकीद कर रहे हैं, लेकिन जहां पे सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के रोल का मैंने सवाल किया है कि शाहरुख जतोई के हवाले से। मेरी बात सुने, मैं सिंध गवर्नमेंट को मैं कभी भी गलत तौर पर डिफेंड नहीं करूंगा, जो बात गलत है वो गलत है, खा मेरी अपनी जात हो, मैं बिल्कुल इस किस्म का पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ तो सर, मैं गलत चीज को डिफेंड करूं। इसलिए मैंने सवाल भी आपसे किया है कि वहां स्टेट ने 780A की दरखास्त लगवाई थी, 780A की दफा लगाई थी। मुझे ईमानदारी की बात है कि मुझे उस केस के बारे में इतना डिटेल इल्म नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके वालिदैन ने पैसे ले लिए हैं, सुलह कर ली है, सारा कुछ हो गया है। रह गई बात कुछ अगर कुछ लकूने हुए हैं तो वो कानून को किसी भी तरह दौलत से खरीद के, असूख से खरीद के, कानून में लकूने ढूंढ के आप लोग भी अदल का मुतालबा कर रहे हैं, तारुल कादिर साहब भी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन असल इंसाफ तो अवाम को नहीं मिल रहा है इस तरह के केसेस में। पहली चीज तो ये कि मुझे समझ में नहीं आता है जो आपके जो गेस्ट जो बैठे हुए हैं इनके पास दिल और जमीर है या नहीं है। मैं मॉडल टाउन को भी ब्लैक डे कहता हूँ, आज के फैसले को भी ब्लैक डे कहता हूँ कि चाहे वो 14 जो एक किस्म के मर्डर हुए, मैं समझता हूँ उनको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। और आज अगर ये जो केस हुआ है जिसमें तो एक सीधा सीधा पता है कि भाई इसने कत्ल किया है, मगर हमारे पास कानून भी ऐसे बने हुए हैं कि अब पीपुल्स पार्टी के चंद साहब खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे वो लेके, मतलब उसने पैसे लिए, स्टेट कहाँ थी। मैंने जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस चले थे ह्यूमन राइट्स के, तो मुझे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या होना चाहिए। मैंने कहा सर जब भी किसी कमजोर के ऊपर हमले हो, किसी कमजोर के साथ जुल्म हो,
किसी मंदिर के ऊपर हमला हो, किसी चर्च के ऊपर हमला हो, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस गरीब का पता है कि वो जो है वो बेसहारा लोग हैं, तो वहाँ पे स्टेट खुद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। मगर यहाँ पे स्टेट और स्टेट के वकील जो फारूक नायक साहब, जिस तरीके से वो अपने नाम, यार आप मुझे ये पता हो, मैं अगर वकील हूँ, मैं भी केस लड़, मुझे पता है कि भाई इसने मर्डर किया है, तो कम से कम मैं अपने जमीर से पूछूंगा कि वो भी किसी माई का, किसी बाप का, किसी का बेटा था, आया उसके खून के बदले मैं अपनी वकालत, अपने क्या मुझे वो करना चाहिए? मैं रोता हूँ इन चीजों के ऊपर जब आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़े होते थे। अभी जब कोयटा चर्च ब्लास्ट हुआ, मैं हुकूमत में बैठ के मैंने कॉलम लिखा उसके ऊपर के पेशावर चर्च ब्लास्ट क्या हम भूल गए? उसके बाद हमने क्या इकदाम किए? आया जो सीसीटीवी कैमरा है। रमेश कुमार साहब, मसला ये है ना कि ताहिरुल कादरी साहब को भी शिकवा है कि इंसाफ नहीं मिलता, आपके नवाज शरीफ साहब को भी शिकवा है कि इंसाफ नहीं मिलता, चीफ जस्टिस साहब को भी शिकवा है कि जी हम इंसाफ नहीं दे सकते, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन असल जो बीच में मुतासिर हो रहे हैं वो तो इस तरह के अवाम है ना। वो तो शाहजेब कत्ल केस की एक मिसाल कायम हो गई। अब तो कोई भी ताकत, मुझे डॉक्टर इलामा ताहिरुल कादरी से हमदर्दी है, अपनी पार्टी, मगर मैं समझता हूं कि डॉक्टर इलामा ताहिरुल कादरी साहब इन सियासतदानों के चक्कर में खुद सियासत में आ गए, जिसकी वजह से ये केस जो है 14 लोगों के जो मर्डर थे, ये आज तक हल नहीं हो सका। कभी भी लाशों के ऊपर, इन केसों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। नूरुल्लाह साहब हमारे साथ ही हैं। नूरुल्लाह साहब, रमेश कुमार साहब, एक मिनट मेरी एक मिनट। दूसरी, मुझे आज भी नदीम अफजल चंद साहब भाई है मेरे, आप पूछ रही है इनसे, आप पूछ रही है शाहजेब का, ये नहीं कहते हैं कि ये ब्लैक डे है कि उसको एक सर लोग नहीं, सर उन्होंने कहा है, चंद साहब ने कहा है कि वो इसे कंडेम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि केस उन्होंने डिटेल से इसको परस्यू नहीं किया हुआ। नूरुल्लाह साहब, ये रमेश कुमार साहब फरमाते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब जो सानहा मॉडल टाउन हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब इसमें सियासत में उलझ गए, सियासतदानों में उलझ गए, इसलिए इंसाफ नहीं मिल पा रहा। पहली तो बात यह है, शाहरुख के हवाले से बात हो रही है तो वो दो इंडिविजुअल्स मामलात हैं, दो खानदानों या दो अफराद के मामलात हैं। उस मामले का सानहा मॉडल टाउन के साथ कोई लिंक नहीं बनता। ये रियासत का जुल्म है उसके शहरी के साथ। वो रियासत जिसने अपने शहरी के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की उसे गारंटी दी हुई थी उस आइन के जरिए, तो इस केस का उस केस के साथ कोई मवाजना बिल्कुल भी नहीं बनता। ये रियासत जो है ना यहाँ पर एक मुल्ज़म के तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई है। और दूसरी बात जो इन्होंने लाशों के गिराने की बात की है, तो ये लाशें किसने गिराई हैं? ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोगों ने खुद गिराई हैं, ये इस हुकूमत ने गिराई हैं, जिसको अब उन्हें जब उनसे इसका किसास मांगा जाता है, जब इस इंसाफ मांगा जाता है, तो वो हमें सियासत के ताने देते हैं। ये सारा खूनी खेल खेला किसने था? और एक सांस में हमदर्दी और दूसरे सांस में वो कातलों के साथ खड़े होने वाला जो एक दोहरा मयार है, इसको भी अब तर्क करना पड़ेगा। इससे पहले हमारा एक नुक्ता नजर था कि हमारे बेगुनाह कारकुनों के जो कातिल हैं वो शरीफ बरादरान हैं। उसके बाद एक अदालती कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। उस अदालती कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कैटेगोरिकली जुम्मेदारों का तयन कर दिया जाता है। तो अब क्या हम उन जुम्मेदारों के खिलाफ एहतजाज करें तो ये लाशों पर सियासत के जुमरे में आएगा? देखें, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी जो हुकूमती हल्के हैं उनके चेहरों पर शर्मिंदगी की कोई एक रमक भी नहीं है, और उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए इस बात के ऊपर। एक तो हमने लाशें गिराई और उसके बाद हमें इंसाफ का कत्लेआम किया। तो अब देखेंगे, ये हमें पंजाब हुकूमत ने जुडिशल कमीशन खुद बनाया, 3.5 साल तक हमें इन्होंने इसकी रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद इन्होंने 2 JITs बनाई, आज के दिन तक हमें उसकी रिपोर्ट नहीं दी। हम कल अब इस होम सेक्रेटरी के पास गए हैं कि जो वो आपने JITs बनाई थी हमें उसकी कापियां दें, उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये पूरे निजाम के ऊपर इनका एक ऐसा कब्जा है कि इंसाफ भी सिसक रहा है, और हम अदालतों में भी जा रहे हैं अभी तक क्यों नहीं दी जा रही है? रमेश कुमार साहब से मैं सवाल करूंगी, लेकिन एजाज चौधरी साहब पहले कुछ कमेंट करना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि जिस कदर मेरा फहम दीन है, मैं जितना समझता हूं, ये जो दैयत है ना, इसके अंदर रियासत का एक किरदार होता है। जो अदालत ये तय करवा रही होती है कि ये दैयत अदा करके और जो मुजरिम होता है उसको कोई रिलीफ मिलता है, उसमें किरदार होता है अदालत का। यहां पर वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा। मजलूम के साथ खड़े होने की बजाय जालिम के साथ खड़े हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि 780A क्यों खत्म की गई इस मुकदमे के अंदर। यह है असल में
जो मसला है ना असल में उसको रिलीज करवाने के लिए उसको चारों मुल्जिमान को रिलीज करवाने के लिए आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम की ये है कि जो रियासत का रोल है इंटरवीन करती है और वो मजलूम के साथ खड़ी होती है, वो मजलूम के साथ। दूसरी बात, आपने बार बार नवाज शरीफ के अदल का जिक्र किया है। नवाज शरीफ हुक्मरान है, बाकी सारे बेचारे गरीब हैं। नवाज शरीफ अदल मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कैसे इक्वेट कर रहे हैं दोनों बातों को। ये आम लोग हैं जिनकी कोई नवा नहीं है, कोई आवाज नहीं है, उनकी कोई सुनता नहीं है। नवाज शरीफ 3 मरतबा इस मुल्क के अंदर वजीर आजम रहे हैं, उनका इनके साथ कोई यानी बराबरी नहीं है। और तीसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो साना मॉडल टाउन है, किसी एक आदमी के दूसरे कत्ल के साथ बिल्कुल इसकी कोई मुमासलत नहीं है। वहां पर रियासत का जबर है, रियासत की तशद्दुद है, रियासत की तरफ से कत्लो गारतगरी है। वहां पर सूबाई हुकूमत है। एक यानी चंद रोज पहले वहां पर एक बाकायदा मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर तय किया जाता है कि सबक सिखाना है, और उस सबक को सिखाते हुए आड़ बनाई जाती है उन हिफाजती जो वहां पर रुकावटें खड़ी की हुई हैं, जिसके बारे में भी हाई कोर्ट का इजाजतनामा, एसएसपी की तफसीली इजाजतनामा मौजूद है। वहां रियासत आके गोलियां चलाती है। मैं रियासत से और रियासत को चलाने वाली हुकूमत से सवाल कर रहे हैं हम कि फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब कातिल नहीं है, राना सनाउल्लाह कातिल नहीं है, क्या यह हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि उन कातिलों को आइडेंटिफाई करे और कैफरे किरदार तक पहुंचाए? ये दोहरा जुर्म कर रहे हैं, एक उन्होंने कत्ल किया और दूसरा अपने असर रसूख से कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इसके लिए तारुल कादिर साहब ने जो आप डेडलाइन दे दी है ना, पहले डेडलाइन उन्होंने दी थी कि जी 28 को एपीसी होगी, अब वो 30 को चली गई है एपीसी। नदीम अफजल चंद साहब, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तारुल कादिर साहब की? जरूर, मेरे ख्याल में अभी मुझे पता तो नहीं क्या फैसला हो, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी जरूर जाएगी। ओके, तो पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है। पीपल्स पार्टी ऐसे हटकरम वाली कोई पॉलिसी नहीं होती, और ये मॉडल टाउन के ऊपर तो पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि ये एक जुल्म और जबर की दास्तान है, इसमें इंसाफ होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि फलां बंदे को लटका दें या फलां को लटका दें, हम कहते हैं इंसाफ होना चाहिए। इसका इंसाफ देखिए, आप हुक्मरान, अगर आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे थे, पंजाब में कितने रेप के केस हुए हैं। रीदा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे आप कभी इन्वेस्टिगेट करके बता दीजिएगा कि आज तक कितनों के फैसले हुए हैं। कभी किसी को सजा भी नहीं हुई रेप के केसेस में। इस वक्त जो यहाँ हेलीकॉप्टर लेके वजीर आला पहुंच जाते हैं, और हेलीकॉप्टर से ऐसी जहाँ बजाय लोगों के इस तरह के पर्दे डालने के एक तशहीरी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन उसका सजा किसी को भी नहीं होती। बहुत सुलझे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत सुलझे हुए आप पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला यही है कि अगर एक की गलती की निशानदेही करो तो वो कहता है कि दूसरा भी तो गलत है। तो ये कंपैरिजन अगर आप गलतियों का ही आपस में करना शुरू कर देंगे, हम तो गलती का एक अच्छे तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, एक अच्छाई से कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। प्रोसिक्यूशन वीक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंडर नहीं होनी चाहिए थी। चंद साहब, यहीं से जरा गुफ्तगू आगाज करेंगे। एक अनफॉर्चुनेटली छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रमेश कुमार साहब, अब पहले 28 की थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तारुल कादरी साहब की, अब 30 दिसंबर की डेडलाइन हो गई है। आप लोग 26 को अपनी तहरीक अदल, तहरीक इंसाफ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। 31 को आपका भी जलसा है नवाज शरीफ साहब का सरगोदा में, और 31 को तारुल कादरी साहब की डेडलाइन भी खत्म हो रही है। क्या करेंगे आप लोग? देखिए, डेडलाइन तो मेरे ख्याल में जो 5 साल हमारा जो दौर रहा है 4.5 साल, इसमें बहुत सारी डेडलाइन आती गई है और आ रही है, और ये पॉलिटिकली एक जमहूरियत का जो राइट टू प्रोटेस्ट की जो बात है, और इन चीजों से जो है वो कम से कम PMLN तो अभी काफी तजुर्बा सीख चुकी है। मगर आज एजाज चौधरी साहब भी जो है वो पीपुल्स पार्टी के हवाले से बात नहीं कर रहा है, वो भी मॉडल टाउन के ऊपर जा रहा है कि वो शाहजेब वाले जो कत्ल केस है उसको कंडेम नहीं करा है, क्योंकि एक ही कंटेनर के ऊपर उनको पीपुल्स पार्टी के साथ बैठना है। तो अभी से ये माहौल ऐसा बना रहे हैं। बात सिंपल में ये है कि मैंने आज एक के प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि हमें रिफॉर्म लाने होंगे हर जगह के अंदर। आज जो इलेक्ट, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक सोचा समझा, एक जो मतलब एक कत्ल हुआ, सबको पता है, मीडिया को, अवाम को, सबको पता है। हमें रिफॉर्म ये लाने होंगे इदारों के ऊपर। इदारे भी एक दूसरे इदारे जो है एक दूसरे के इंटरवीन भी इस वजह से करते हैं कि क्योंकि वहाँ पे खामियां होती है। और वहाँ पे क्या रिफॉर्म आने चाहिए कि कम से कम ये 10-10, 15-15 साल तक केस जो पेंडिंग में वो भी ऐसे नहीं रहे। और
कम से कम ऐसे जो जहाँ पे जुडिशरी को भी पता हो, जहाँ पे स्टेट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालता तो वहाँ पे जुडिशरी को अस्पतालों में तो चली जाती है, मगर उधर ये कोई ना कोई ऐसा कानून हो कि स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाले, तो कम से कम वो वीडियोस वो दिखाई जाए कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक कातिल के लिए। नहीं, रमेश कुमार साहब, वो चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं ना कि अगर हुकूमत अपने करने के काम नहीं करेगी तो फिर हम करेंगे। तो वो नहीं, यही कह रहा हूँ मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री हूँ कि इदारे एक दूसरे के अंदर इंटरवीन तब करते हैं जब वहां पे परफेक्ट काम नहीं होता, जब राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे नहीं होता, इस वजह से राइट डिसीजन एट राइट टाइम पे नहीं होता। ये इससे मैं एग्री करता हूँ। अगर हम किसी को मौका नहीं देंगे तो मेरे खिलाफ क्यों बात कोई करेगा? मैं अगर ऐसे लफ्ज का चुनाव करूंगा, ऐसा कोई मैं काम करूंगा जिसकी वजह से मुझे कोई टारगेट बनाएगा, मुझे अपने आप के इखलाक को पहले बेहतर करना पड़ेगा। फेयर पॉइंट। नूरुल्लाह साहब आपकी तरफ में आऊंगी, पहले आप जी नूरुल्लाह साहब आपकी तरफ में आऊंगी। पहले आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 30 दिसंबर के तक 28 की थी, अब आप लोगों ने 30 पे कर दी है। ये ताखीर करने की वजह कोई खास है या आप लोग इसको 31 से कनेक्ट करना जी? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं डॉक्टर रमेश साहब के सवाल को एड्रेस करूंगा। उन्होंने कहा ना कि रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो वो एक शेर मुझे याद आ रहा था कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज़्ज़ूद पशेमां का पशेमान होना। 26 साल से जनाब इक्तदार में हैं, आपके पास स्याह सफेद के मालिक हैं, तमाम वसाइल तमाम असम्बलियां आपके कंट्रोल में थी, तो ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो सकी? ये तो डॉक्टर तैरुल कादरी साहब भी थे ना, जो 2012 से लेकर लॉन्ग मार्च भी कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स लाएं, इलेक्शन कमीशन को ठीक करें, असम्बलियों के अंदर चोरों के दाखिले को बंद करें, सादिक और अमीन क़यादत जो है वो असम्बलियों के अंदर आए, अवाम को उसके हक मिलें, और जितनी भी इस्तेहसाली कवानीन हैं, रवैये हैं, सियासत है, उसका खात्मा होना चाहिए। तो ये रिफॉर्म्स की बात डॉक्टर तैरुल कादरी साहब कर रहे थे, जिनको 14 लाशों का इन्होंने तोहफा दिया और 100 लोगों को गोलियां मारकर उनको रिफॉर्म्स के एजेंडे की बात करने की सजा दी। तो दूसरी बात आपने पूछा कि ये क्यों डेट चेंज की, तो इस हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि इत्तेहादियों से हमने मुशावरत भी किया है, जो हमारी हलीफ जमातें हैं जो इस सानिया मॉडल टाउन के हवाले से हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं। तो 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में बरसी भी है। इसी तरह 27 दिसंबर को तहरीक इंसाफ का एक जलसा भी है, वहां पर शेख रशीद साहब और दीगर क़यादत भी वहां पर है। तो अब 27 दिसंबर का लेट नाइट ये इवेंट करने के बाद अगले दिन लाहौर अर्ली सुबह 10-12 बजे पहुंचना मुमकिन नहीं था, तो इस शेड्यूल की वजह से हमने इसमें तब्दीली 2 दिन की है। अब ये 28 की बजाय हम 30 दिसंबर को। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, इजाज़त साहब आपके क्लोजिंग कमेंट्स में लेना चाहूंगी, देन चंद साहब के। पहली गुजारिश तो यह है कि डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने मेरी गुफ्तगू जो है शाहरुख जतोई पे नहीं सुनी, इसलिए वो फरमा रहे थे मैंने पीपल्स पार्टी, मैंने पूरी जम के बात की है डॉक्टर साहब। दूसरा मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ जब तहरीक अदल चलाने लगे तो डॉक्टर रमेश कुमार साहब कहें कि मॉडल टाउन के मजलूमों को अगर आप अदल फ्राहम कर दें तो आपकी तहरीक अदल कामयाब हो जाएगी, और आज एजाज चौधरी जो है ना वो डॉक्टर रमेश कुमार के साथ आपको खड़ा नजर आएगा, वरना आपकी तहरीक अदल नहीं है, ये एक जालिमाना। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब को इंसाफ कौन देगा? उनके लिए अदल कौन करेगा? मैं कह रहा हूं फिर आप लोग चलाएंगे, फिर आप लोग नवाज शरीफ को इंसाफ देने के लिए मुहिम चलाएंगे। मैं यही अर्ज करने लगा हूं, अगर इधर मजलूमों को कोई इंसाफ दे देगा तो फिर नवाज शरीफ के लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके लिए भी तहरीक चलाए। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना जी, मैं आज अगर पैट के साथ खड़ा हूं तो इला वजल बसीरत खड़ा हूं, सीधी सी जो बात है। और हम ये इसके ऊपर इसके साथ जो जुल्म किया इसके ऊपर पहली FIR दर्ज कराई और कहा पैट के 42 लोगों ने कत्ल किया है। फिर दूसरी FIR दर्ज कराई, उसमें आर्मी चीफ को इंटरवीन करने पड़ा और एक केस का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं समझता हूं जो नए हकायक सामने आए हैं, नई FIR दर्ज होनी चाहिए। जिस तरह मुर्तजा भुट्टो मरहूम के केस के अंदर 4 FIR दर्ज हुई थी, चौथी FIR गरवा भुट्टो, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। सर वहां से ना कनेक्ट करें आप लोग, वहां से ना कनेक्ट करें, फंस जाएंगे। मैं आपसे यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। नदीम अफजल चंद साहब, अगर चाहते मेरे पास तो उसका भी नतीजा निकल सकता है। क्लोजिंग कमेंट ले लूं, चंद साहब फरमाइएगा प्लीज। देखिए मैं समझता हूँ जो अदल है ना, रिदा अदल तो होना चाहिए, लेकिन अलमिया यह है कि वही लोग अदल की तहरीक चला रहे हैं जो खुद इस निजाम के अदल ना होने के बेनिफिशरी हैं। अब उनको जाती करप्शन को अगर केसेस को अदल से तशबीह देना चाहते हैं तो हम तो उनकी सादगी ये कौम को बेवकूफ बनाने के अमल पे हम हंस ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अल्लाह करे इस मुल्क में अदल हो और अशराफिया का एहतसाब हो। अभी तक तो हो कोई नहीं रहा, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि अशराफिया का एहतसाब होगा।
लेकिन हमें दुआएं हैं, हम तो दुआ कर सकते हैं और स्ट्रगल भी इंशाल्लाह करेंगे। नदीम अफजल चंद साहब, एजाज चौधरी साहब, नूरुल्लाह सलीकी साहब, रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम का शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज़।